हेलो एवरीवन, दिस इज द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। इंडियन पॉलिटी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दैट इज प्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। प्री कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स फोकसेस ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में एज अ ट्रेडर एंटर हुए थे 1600 में। उस टाइम की जो ब्रिटेन की क्वीन थी एलिजाबेथ, उन्होंने एक चार्टर पास किया था द रॉयल चार्टर ऑफ 1600। इसके अकॉर्डिंगली उनको एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए थे इंडिया में ट्रेडिंग के लिए, और इसी से ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ी। 1765 में कंपनी को पूरे ट्रेडिंग फंक्शंस दे दिए गए थे, दीवानी राइट्स उन्हें दिए गए थे। उस टाइम के मुगल एम्परर, जो हमारे इंडिया के मुगल एम्परर थे शाह आलम, उनके द्वारा उन्हें दीवानी राइट्स दिए गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। अब ये दीवानी राइट्स होते क्या हैं? दैट इज राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। मतलब इंडिया से जितनी भी इनकम जनरेट हो रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उसके ऊपर पूरा कंट्रोल चाहती थी अपना। तो यही राइट्स उनको शाह आलम द्वारा दिए गए। पर ये दिए क्यों थे? इसका एक रीज़न था कि 1764 में एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे मुगल एम्परर्स को हरा दिया था, और इसी ट्रीटी के तहत उन्हें ये दीवानी राइट्स दिए गए थे। अब 1858 में स्पॉय म्यूटिनी होती है, जिसको हम फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल इंडिया से पूरी तरह से हटा दिया जाता है, और इंडिया की गवर्नेंस की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी या कह सकते हैं डायरेक्ट कंट्रोल अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाता है टिल 15 अगस्त 1947 को। यहाँ से ईस्ट इंडिया का सफर स्टार्ट होता है एज अ टेरिटोरियल पावर। आज का जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बनाने के बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे देश के लीगल फ्रेम वर्क को जिन्होंने शेप दिया है, जैसे कि काफ़ी सारे रेगुलेटिंग एक्ट्स आए हैं। उनमें से जो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो कि कंपनी रूल के अंडर आता है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसका जो फर्स्ट स्टेप था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट स्टेप लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी की मैनेजमेंट को या उनके अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में एंटर हुई थी तो वो एज अ ट्रेडर्स एंटर हुई थी, पर धीरे धीरे उन्होंने एज अ टेरिटोरियल पावर का रूप ले लिया था। इसीलिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, हम कह सकते हैं, उनकी नकेल कसने के लिए, उनके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंगली पहला स्टेप लिया था। इसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दी गई थी, और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। इस एक्ट में बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को सबॉर्डिनेट बना दिया था, यानी इंफीरियर बना दिया था। वो कैसे? जो भी गवर्नर थे बॉम्बे एंड मद्रास के, अब उन्हें डायरेक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जाके रिपोर्ट करनी पड़ती थी। इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा एस्टेब्लिश हुआ 1774 में, एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस के साथ इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो छोटे छोटे डिफेक्ट्स थे उनको रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अमेंडिंग एक्ट पास किया, जिसको हम कहते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, और ये फेमस हुआ एज अ एक्ट ऑफ सेटलमेंट। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट एक्ट है दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये एक्ट विलियम पिट, जो उस टाइम के ब्रिटेन के पीएम थे, उन्होंने लाया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया गया था, और एक डुअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई थी। डुअल गवर्नमेंट का मीन क्या है? इन्होंने दो पार्टीज डिसाइड की थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अलाउ किया गया था कि वो कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स को
मैनेज करेंगे और जितनी भी गवर्नमेंट की सिविल और मिलिट्री ऑपरेशंस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी ये उनको सुपरवाइज करेंगे या फिर ब्रिटिश पोजेशन या ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड मामले हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करेगा। इसी एक्ट के टाइम पे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज थी इंडिया में उसको ब्रिटिश पोजेशन का नाम दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल दिया गया कंपनी की अफेयर्स और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1813 की। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया इंडिया से। सिर्फ दो चीज़ों पे ईस्ट इंडिया कंपनी की अब मोनोपोली रह गई थी, वो थी ट्रेड विद चाइना और इंडिया में जो चाय का व्यापार होता है उस पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी। बाकी जितने भी बिजनेसेस थे अब वो ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए ओपन हो गए थे। उन्होंने कहा कि इंडिया में अब जितना भी जो भी बिजनेस है वो ब्रिटिश मर्चेंट भी उसमें आगे डील कर सकते हैं। ब्रिटिश क्राउन जो था उन्होंने इस एक्ट में ये अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज हैं इंडिया में उसका जो असली मालिक है वो है ब्रिटिश क्राउन, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी एक्ट के तहत क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी वो इंडिया में बुलाई गई। उनको कहा गया कि आप यहाँ आइए और अपनी टीचिंग्स को प्रचार प्रसार कीजिए, इंडिया में अपनी टीचिंग्स के बारे में बताइए। अब इन्होंने क्या किया कि जितनी भी इंडिया में ब्रिटिश टेरिटरीज थी जहाँ जहाँ ब्रिटिश टेरिटरीज का रूल था वहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन का प्रचार प्रसार होने लगा। यही एक मेन कारण भी माना जाता है 1858 की रिवोल्ट का, जहाँ पे इंडियंस को लगा कि ये ज़बरदस्ती वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया के लोगों पर थोपना चाह रहे हैं। इस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंगली ब्रिटिश जो सरकार थी उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को इंडिया में लोकल गवर्नमेंट को एक पावर दे दी कि आप लोगों पर टैक्स लगा सकते हैं और अगर कोई टैक्स देने से मना करे तो उनको पनिश करने की पावर भी अब लोकल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई थी। अगला हमारा इम्पोर्टेंट जो एक्ट है वो है चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट को कहा गया कि एक ये फाइनल स्टेप है टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। वो कैसे? इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे इनको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। इस पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया और जो हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब जो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए इनके पास सारी पावर थी, सिविल और मिलिट्री पावर दोनों ही तरह की सारी पावर इनके कंट्रोल में थी। अब जो बची कुची लेजिस्लेटिव पावर जो दो प्रेसिडेंसीज हमारी बचती हैं बॉम्बे एंड मद्रास, उनके पास जितनी भी थोड़ी बहुत बची कुची लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो भी उनसे ले ली गई थी। सारा कंट्रोल सारी पावर अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गई थी। इस एक्ट में कहा गया कि इस कानून के बाद जितने भी हमारे एक्ट होंगे, जितने भी हमारे लॉज बनेंगे उनको एक्ट का नाम दिया जाएगा और इस कानून से पहले जितने भी लॉज बनाए गए हैं उनको हम रेगुलेशंस कहेंगे। इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ रही एज अ कमर्शियल बॉडी, एज अ ट्रेडिंग बॉडी, वो क्या ख़त्म कर दी गई। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरी तरीके से एक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई थी। इस चार्टर एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया कि जो हम हैं इंडियंस को इनवाइट करेंगे अपने सिविल सर्वेंट के ओपन कंपटीशन के लिए। वो चाहते थे कि इंडियंस भी सिविल सर्वेंट के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको नामंजूर कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडियंस को हम इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करेंगे और इसको नेगेट कर दिया। अब जो हमारा लास्ट चार्टर एक्ट है कंपनी रूल का, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल काउंसिल की पावर्स को सेपरेट कर दिया गया था। मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स अलग डील करेंगी और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की पावर अलग डील करेंगी। जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर थी
उनको फंक्शन में लाने के लिए इन्होंने 6 न्यू मेंबर्स अपॉइंट किए। उन मेंबर्स को नाम दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसलर और उनकी काउंसिल को नाम दिया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, जिसका मेन मोटिव क्या था, जैसे जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में फंक्शंस हो रहे थे वैसे वैसे ही ये भी मिनी पार्लियामेंट उनको कॉपी करने की कोशिश करती थी। इसी एक्ट ने पहली बार इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया। मींस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो 6 मेंबर ऐड किए गए थे उसमें अब 4 मेंबर्स इंडिया की प्रेसिडेंसी से भी अपॉइंट किए गए थे। वो कौन कौन सी जगहें थी? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। इस एक्ट में सिविल सर्विसेज की जो कंपटीशन थी अब वो इंडियंस के लिए भी ओपन कर दी गई थी। सिविल सर्विसेज में 2 तरह की पोस्टें होती थी, कोवेनेंटेड एंड नॉन कोवेनेंटेड। कोवेनेंटेड मीन अपर क्लास की पोस्टें और नॉन कोवेनेंटेड मतलब लोअर डिवीजन की पोस्ट। अब इन्होंने कह दिया था कि इंडियन भी इस सिविल सर्विसेज की कंपटीशन में हिस्सा ले सकते थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने खारिज किया गया था कि इंडियन इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, पर अब इस एक्ट में इस चीज़ को मंजूरी मिल गई थी। इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए जो कमेटी बिठाई गई थी उसका नाम था मैकुले कमेटी और ये कब अपॉइंट हुई थी? 1854 में। 1854 में मैकुले कमेटी ने इंडियंस के लिए इस कंपटीशन को ओपन कर दिया गया था। अब हम देखते हैं जितने भी हमने एक्ट्स पढ़े हैं कंपनी रूल के अंदर, उनका एक क्विक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं कंपनी रूल का, जितने भी उनके इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं। फर्स्ट एक्ट था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसी के अंदर हमारा कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन कंपनी बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो एज अ टेरिटोरियल पावर अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही थी इंडिया में, उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी नकेल कस दी थी। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट एक्ट था पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें उन्होंने कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग सेपरेट कर दिया गया था। कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए थे और पॉलिटिकल फंक्शंस को देखने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अपॉइंट किया गया था। इसमें ही डबल सिस्टम गवर्नमेंट को लाया गया था, जैसे कि कमर्शियल और पॉलिटिकल को अलग अलग मेंटेन करने के लिए अलग अलग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपॉइंट किए गए थे। इसी एक्ट में पहली बार इंडियन टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजेशन का नाम दिया गया। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट एक्ट था चार्टर ऑफ 1833। इस एक्ट को फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन कहा गया। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। इसी एक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया कि आज के बाद जितने भी नियम बनेंगे, जितने भी लॉज बनेंगे, उनको एक्ट्स कहा जाएगा। इस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंगली अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल बॉडी नहीं रह गई थी। अब वो सिर्फ एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई थी। नेक्स्ट एक्ट था हमारा चार्टर ऑफ 1853। इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया था। जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट के कंपटीशन, ओपन कंपटीशन था, वो अब इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया गया था। पहली बार इसी चार्टर के अकॉर्डिंगली लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया गया था और यही काउंसिल एक मिनी पार्लियामेंट की तरह एक्ट करती थी, जो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट या ब्रिटिश की पार्लियामेंट के फंक्शंस को कॉपी करती थी। इसी के साथ हमारा कंपनी रूल एंड करता है और अब हम क्राउन रूल की तरफ स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है द क्राउन रूल। ये 1858 से लेके 1947 तक चला। इसमें जो पहला एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858।
इस एक्ट को गुड और बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट में क्या हुआ, जो कंपनी का रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एज अ टेरिटोरियल पावर एस्टैब्लिश कर रही थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया रूल ऑफ क्राउन से। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली इंडिया पर रूल करने लगी थी। इसी एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो डेजिग्नेशन थी वो अब चेंज होकर वॉइस रॉय ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गई थी। पहले गवर्नर की पोस्ट गवर्नर जनरल में कन्वर्ट हुई, फिर गवर्नर जनरल की पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कन्वर्ट हुई, गवर्नर जनरल बंगाल की पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हुई, और अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंगली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया में चेंज हो गई थी। ये वॉइस रॉय इंडिया में एज अ क्राउन का एजेंट काम करते थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट की तरह वो इंडिया में काम करते थे। और जो हमारे पहले फर्स्ट वॉइस रॉय थे इंडिया के वो थे लॉर्ड कैनिंग। इस एक्ट ने जो ब्रिट्स इंडिया एक्ट की डुअल गवर्नमेंट की बात की गई थी वो अबॉलिश कर दी गई थी। डुअल गवर्नमेंट मीन्स जहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कही जा रही थी कि दो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग मैनेज करेंगे। वो जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम डेवलप हुआ था पिट इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंगली, इस एक्ट ने उसे अबॉलिश कर दिया गया था। इस एक्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी अबॉलिश कर दिया गया था। मीन्स जो उस टाइम पे झांसी की रानी थी उनके बेटे को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था और उनके राज्य को अपनी टेरिटरी में इन्वॉल्व कर लिया था। इस एक्ट ने अब एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया था या एक न्यू पोस्ट क्रिएट की थी, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। इसके पास पूरी पूरी अथॉरिटी थी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर की, उसको कंट्रोल करने की पूरी पूरी अथॉरिटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास अब आ गई थी। और ये पर्सन पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इसको सपोर्ट करने के लिए या फिर इसको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल को अपॉइंट किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ताकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस की जो मैनेजमेंट है वो ठीक ठीक तरीके से चलती रहे। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस एक्ट ने एक प्रोसेस को इनिशिएट किया जिसमें जो भी बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स को छीन लिया गया था थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1883, अब उन सारी पावर्स को बॉम्बे और मद्रास को लौटाया जा रहा था। मतलब अब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था बॉम्बे और मद्रास की तरफ। इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया कि हम इंडियंस को भी अपने लॉ मेकिंग प्रोसेस में रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनको भी अपने लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे। इसके लिए वॉइस रॉय ने कुछ इंडियंस का नाम नॉमिनेट किया था जो कि इस काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बने थे। अब ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कैसे बने थे, जो भी उस टाइम के बड़े बड़े लोग थे जो रियासतों के महाराज थे, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडिया के लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट या रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर सकते हैं। ये 3 इंडियन कौन थे, वो थे राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। इस एक्ट ने वॉइस रॉय को एक और पावर दी थी, वो दी थी ऑर्डिनेंस इशू करने की ड्यूरिंग दी इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे वॉइस रॉय को पावर थी कि वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। और इस ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी थी, 6 मंथ तक। ये 6 मंथ तक वैलिड रह सकता था। अब कुछ प्रोविंसेस ने अपने लिए न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी इस एक्ट के अंदर, वो थी बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और पंजाब। इनके लिए न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश की गई थी 1862 में, 1886 में और 1897 में। इसी एक्ट के अकॉर्डिंग एक और सिस्टम को लाया गया था रिकॉग्निशन में, वो था पोर्टफोलियो सिस्टम, और ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने। अब जो हमारी वॉइस रॉय की काउंसिल थी, उस काउंसिल में से किसी भी एक मेंबर को एक चार्ज दे दिया जाता था किसी डिपार्टमेंट का। उस डिपार्टमेंट की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उस मेंबर के ऊपर थी।
वो मेंबर उस डिपार्टमेंट का कोई भी डिसीजन ले सकता था, कोई भी ऑर्डर दे सकता था ऑन द बिहाफ ऑफ दैट होल काउंसिल। इसको हम कहते थे पोर्टफोलियो सिस्टम। इसी के साथ हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इस एक्ट में क्या हुआ, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज किया गया, मतलब उनके नंबर को इंक्रीज कर दिया गया दोनों ही काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। बट अभी भी इन काउंसिल्स में ऑफिशियल मेजॉरिटी बनी हुई थी। मींस जो भी ब्रिटिशर्स ने अपने बंदे नॉमिनेट किए थे उनकी मेजॉरिटी अभी भी इंडियन या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स से ज़्यादा थी। जब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नंबर इंक्रीज हुए तो ऑब्वियसली उनके फंक्शंस भी इंक्रीज होंगे, उनको कुछ पावर भी दी जाएगी। अब इनके पास बजट को डिस्कस करने की पावर भी आ गई थी। इसके अलावा कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट भी किया गया। अब बाकी जितने भी बोर्ड्स, कमिटीज़ वगैरह एसोसिएशन थे, इन्होंने भी डिमांड उठाई कि जब नॉन ऑफिशियल मेंबर इंक्रीज हो ही रहे हैं तो हमें भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। इसीलिए ये एक न्यू प्रोविज़न निकाला गया कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेशन के द्वारा भी चूज़ किया जाएगा। ये कैसे चूज़ किए गए? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वॉइसरॉय ने नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट किया। किसकी रिकमेंडेशन पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन दोनों की रिकमेंडेशन पे वॉइसरॉय ने कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट किया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसी तरीके से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर ने कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया। इस गवर्नर ने किस रिकमेंडेशन पे नॉमिनेट किया इन मेंबर्स को? वो थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे लॉर्ड मॉर्ले एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड मिंटो। इस एक्ट के तहत हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को इंक्रीज कर दिया गया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेंबर्स को मेजॉरिटी दी गई थी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी रखी गई थी। अब जब काउंसिल का साइज बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है उनके डेलिब्रेटिव फंक्शंस भी इंक्रीज हो गए। अब डेलिब्रेटिव फंक्शंस क्या थे? जैसे कि वो अब बजट पास कर सकते थे तो वो उस बजट के लिए रेजोल्यूशन भी मूव कर सकते थे और वो अब सेशन में बैठ के कोई भी काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते थे। इस एक्ट के तहत पहली बार किसी इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल से एसोसिएट किया गया। मींस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी पहले भारतीय की एंट्री हुई थी। वो कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनकी एंट्री वॉइसरॉय की काउंसिल में हुई थी एज अ लॉ मेंबर। इस एक्ट ने मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया था। मीन्स अगर किसी इलेक्शन में कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसको सिर्फ मुस्लिम जो मेंबर्स हैं या मुस्लिम लोग हैं वही आगे जाके वोट कर सकेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि मुस्लिम हैं तो उनकी डिमांड्स और उनकी ज़रूरतें अलग होंगी, कोई इंडियन है तो उनकी डिमांड और उनकी ज़रूरतें अलग होगी। इस एक्ट ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को लीगलाइज कर दिया था। ये क्लियर कट हमारी इंडिया की यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की थी जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की थी। अब हमारा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बनता है वो है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन थे? वो थे लॉर्ड मिंटो। अब जब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की नंबर इंक्रीज हो रहे थे तो सबने कहा कि हमें भी एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जैसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए, यूनिवर्सिटी हो गए, हर कोई चाहता था कि वो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक पार्ट बने, वो भी लॉ मेकर बने। तो इसीलिए सबके लिए एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन बनाया गया। किन किन लोगों के लिए? जैसे प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड ज़मींदार। नेक्स्ट एक्ट जो हमारा है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990, मोंटेग्यू कैमल्स फोर्ड। इसमें क्या हुआ था?
सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डेमोक्रेट कर दिया गया था। अब क्या हुआ, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए, दैट इज ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थी वो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट करता था अपने मिनिस्टर की हेल्प के साथ, और ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल था लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और रिजर्व सब्जेक्ट्स में क्या था, गवर्नर एडमिनिस्टर तो करता था पर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ, और ये किसी भी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल या जवाबदेह नहीं था। ये दोनों ही जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स हुए, इनको नाम दिया गया डायरकी का, मीन्स डबल रूल। उसके बाद इस एक्ट ने बायकैमरलिज्म का इंट्रोडक्शन किया। बायकैमरलिज्म मीन किसी भी काउंसिल को टू पार्ट्स में डिवाइड करना, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को नाम दिया गया काउंसिल ऑफ स्टेट का, एंड लोअर हाउस को नाम दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली का। अब इन दोनों ही असेंबली को कहा गया कि इनके जो इलेक्शंस होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, बट इन इलेक्शंस की कुछ कंडीशंस थी कि आप किस तरीके से वोट कर सकते हैं। कुछ लिमिटेड लोगों को ही ये अपॉर्चुनिटी थी। अब वो किस बेसिस पे थी, वो थी कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, या आप साल में कितना टैक्स भरते हैं, या आप कितने एजुकेटेड हैं। उस बेसिस पे इनको इलेक्शन का राइट दिया गया था। अब वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें जो 6 मेंबर थे, ये कहा गया कि उन 6 मेंबर में से जो 3 मेंबर्स होंगे ना वो इंडियन होंगे, बट एक कंडीशन थी कि जो कमांडर इन चीफ होगा वो कभी भी इंडियन नहीं होगा। इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया गया। पहले सिर्फ मुस्लिम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ करती थी, अब ये रिप्रेजेंटेशन सिक्स क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन सबको मिली। अब एक न्यू हाई कमिश्नर का ऑफिस बनाया गया जो कि लंदन में था। पहले जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, अब उनके कुछ फंक्शन इस न्यू पोस्ट को दिए गए, दैट इज हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, और इसका न्यू ऑफिस कहाँ था, लंदन में। इसी एक्ट के चलते हुए एक सेंट्रल पब्लिश सर्विस कमीशन को बनाया गया जो कि 1926 में एस्टैब्लिश हुई थी। अब इस एक्ट ने क्या किया, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को एक ऑथराइजेशन दे दी कि वो अब अपने बजट खुद एनेक्ट कर सकते हैं। अब इस बजट को रिव्यू करने के लिए या इंक्वायर करने के लिए कोई कमेटी तो चाहिए थी, इसीलिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन की अपॉइंटमेंट की गई इस चीज़ को इंक्वायर करने के लिए, ताकि वो इसकी रिपोर्ट बना सके कि इन्होंने कैसा काम किया है। उन्होंने इसकी रिपोर्ट बनाई ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद उन्होंने इसकी इंक्वायरी करके उस पर रिपोर्ट बनाई। किसने बनाई, स्टैट्यूटरी कमीशन ने। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। ये एक बहुत ही लेंथी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था। इसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। इस एक्ट में सबसे पहले ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टैब्लिश की गई। इसमें कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और प्रिंसली स्टेट्स थी। अब इस एक्ट की पावर जो डिवाइड हुई वो ही सेंटर और यूनिट की टर्म्स में 3 लिस्ट में इन्होंने अपनी पावर को डिवाइड किया, दैट इज फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन थी ये कभी एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थी इन्होंने कभी भी ऑल इंडिया फेडरेशन को ज्वाइन ही नहीं किया, क्योंकि ये चाहते थे कि अगर हम ऑल इंडिया फेडरेशन को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी पावर्स कम हो जाएंगी। इसीलिए इन्होंने अपने आप को इस फेडरेशन से अलग ही रखा और ऑल इंडिया फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं। इस एक्ट में क्या हुआ, डायरकी को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया। अब जो ब्रिटिश प्रोविंसल थी वहाँ उसके पास एक पूरी पूरी ऑटोनॉमी आ गई थी। वहाँ के गवर्नर अपने एरिया के डिसीजंस अब खुद ले सकते थे। इस एक्ट में फेडरल सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट। पर ये जो फेडरल सब्जेक्ट के जो ऑपरेशंस थे ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं किए गए, ये कभी ऑपरेशन में आए ही नहीं। इस एक्ट ने हर ब्रिटिश प्रोविंसेस में गवर्नमेंट को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना दिया।
इस एक्ट ने बाईकैमरलिज्म को भी इंट्रोड्यूस किया, मींस अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इन्होंने कहा 11 प्रोविंसेस में से 6 में हम बाईकैमरलिज्म को फॉलो करेंगे, मींस उसमें 2 हाउसेस बनाएंगे। वो 6 प्रोविंसेस कौन कौन सी थी? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस। इस इंडिया एक्ट ने अब क्या किया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और एक्सटेंड कर दिया। पहले सिर्फ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किसके पास थी? मुस्लिम, एंग्लो इंडियन, सिख्स। अब इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे डिप्रेस्ड क्लासेस हैं वो रह गई हैं, हमारे वुमेन लेबर वो रह गए हैं, अब इन्होंने इनको भी अपने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए थे। इस एक्ट ने काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 ने इस्टेब्लिश किया था, उसको भी ख़त्म कर दिया। अब इन्होंने कहा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस है उसको एक टीम ऑफ एडवाइज़र दी जाएगी ताकि वो अपनी वर्किंग अच्छी तरह से कंप्लीट कर सके या अपने फंक्शंस को अच्छी तरह से मैनेज कर सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इस टाइम एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया था ताकि वो पूरी कंट्री की करेंसी और उसके क्रेडिट पर अपना कंट्रोल रख सके। इसी एक्ट ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट सर्विस कमीशन को लागू किया था 2 और उससे ज़्यादा प्रोविंसेस में। इन्होंने ही फेडरल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया था और वो कब हुआ था? 1937 में। सो दिस इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब जो हमारा लास्ट एक्ट है जहाँ पे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इस एक्ट में हम देखते हैं 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश का रूल है वो इंडिया से ख़त्म हो जाएगा। कब? जून 30 1948 को। और जून 3 1947 को ही लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस टाइम इंडिया के वॉइस रहे थे, उन्होंने पार्टीशन का प्लान इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं माउंटबेटन प्लान। और ये प्लान दोनों ही पार्टीज, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था। इस प्लान की इमीडिएट इफेक्ट आते ही हमारा इंडिया जो है डिक्लेयर हो गया इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट। कब से? अगस्त 15 1947 से। इस एक्ट ने इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया और इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। अब इन दोनों इंडिपेंडेंट डोमिनियन को ये राइट था कि वो अपने आप को चाहे तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से बाहर निकाल सकते हैं। अब ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ थी क्या चीज़? ये एक ग्रुप था जिसमें वो सारी कंट्रीज थी जो कभी ना कभी ब्रिटिश रूल के अंडर रही हैं। अब ये 2 डोमिनियंस बनाई गई थी, इंडिया की और पाकिस्तान की, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी। तो जाहिर सी बात है इनके गवर्नर जनरल भी अब बनाए जाने चाहिए थे। तो जो भी ब्रिटिश किंग था उन्होंने इन दोनों डोमिनियन कैबिनेट की एडवाइस पे गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए थे। जो भी इन दोनों डोमिनियंस ने कहा कि ये नाम हमें हमारे गवर्नर जनरल के लिए चाहिए, ब्रिटिश किंग ने उसको अपॉइंट कर दिया। अब इन दोनों ही डोमिनियंस ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई और इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को ये पावर थी कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिए अडॉप्ट कर सकते हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट का बनाया गया कोई भी एक्ट मानने से इनकार कर सकते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंस एक्ट खुद ही क्यों ना हो। चाहे तो वो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को है खारिज करके अपने पार्टीशन को भी रोक सकते हैं। अब इस एक्ट के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस था वो पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया और उसके जो कुछ फंक्शंस थे वो अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमन वेल्थफेयर अफेयर्स को ट्रांसफर कर दिए गए थे। अभी तक ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स को कब्जाया था या फिर हम कह सकते हैं किसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग उनके ऊपर उनका कंट्रोल था, चाहे वो ट्राइबल एरिया हो चाहे वो कोई प्रिंसली स्टेट हो, अब फ्रॉम अगस्त 15 1947 से उनका उसके ऊपर से सारे राइट्स एकदम से खत्म हो गए थे। अब इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दी गई थी कि चाहे तो वो इंडिया का डोमिनियन ज्वाइन कर सकते हैं,
चाहे तो वो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, और चाहे और अगर उनकी मर्जी हो तो वो खुद इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ये पूरा डिसीजन इंडियन प्रिंसली स्टेट के पास अब आ गया था। अब इन दोनों ही डोमिनियंस के पास एक राइट दिया गया था कि जब तक उनका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो जाता, वो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इंडिया 1935 को ही अपने गवर्नेंस में लागू कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना कॉन्स्टिट्यूशन चला सकते हैं। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन हेड की डेजिग्नेशन दी थी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड होंगे अब वो गवर्नर जनरल होंगे, और ये गवर्नर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे अपना काम करेंगे। और अभी तक जितनी भी सिविल सर्विसेज रहीं या सिविल सर्वेंट रहे जो कि ब्रिटिश मेंबर थे या ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिस्सा थे या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया था, वो सारे अब डिसकंटिन्यू हो गए। बट 15 अगस्त 1947 तक उन्हें वो सारे बेनिफिट्स और सारी राइट्स दिए गए जो कि एक सिविल सर्वेंट के होते हैं। उसके बाद उनकी सर्विसेज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब जो हमारे न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की और हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड।